हम्म। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस टॉपिक में हम जानेंगे फोर्स के बारे में, न्यूटन्स के लॉ के बारे में, इनर्शिया के बारे में। इसके बाद फिर अगला टॉपिक लेंगे फ्रिक्शन, उसमें भी ये सारे यूज होंगे। तो प्लीज़ इनके जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो बहुत ही अच्छे से आप याद कर लीजिए। बिल्कुल ज़्यादातर ये पूरा टॉपिक फॉर्मूले से ही अगर आप चाहते हो कवर हो जाए, तो इसके लॉ वगैरह सीखने होंगे। इन डिटेल में आपको सब बताऊंगा। कैमरा जस्ट ब्लिंकिंग नाउ, लेट मी सी व्हाट हैपन। यस, इट इज शाइनिंग, ग्रेट, ओके फाइन। हाँ, तो टॉपिक का नाम हमारा है NLM, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। आप जानते हो न्यूटन ने लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। उसने इक्वेशन भी दी थी, फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। आपको याद भी होंगी, 11th में पढ़ाया आपने अच्छा खासा। ये भी 11th का ही टॉपिक है, 11th की फिजिक्स का टॉपिक है ये NLM। तो पहले हम चलिए पढ़ लेते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है आपको पता होगा कि किसी बॉडी को पुश या पुल करना इज जनरली नोन एज फोर्स। जब किसी बॉडी को हम पुल या पुश करते हैं, तो जब वो आगे या पीछे किसकी वजह से होती है? फोर्स की वजह से। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप। व्हेन बी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट टू चेंज और tends to change its position। वो रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। यस, वीडियो इज क्लियर इन नाउ। सो जनरली दिस इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स जीरो भी हो सकता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जीरो कैसे हो सकता है कि सॉरी, फोर्स जीरो नहीं होता, वर्क डन जीरो हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, इस पे फोर्स हमने लगाया 100 न्यूटन का, बट हो सकता है इसका मास ज्यादा हो, लाइक 11 किलो का वेट है, नीचे 11 mg, 11g, तो 11 इंटू 10, 110 न्यूटन का फोर्स इसमें लगना चाहिए। लेकिन 100 का ही लगा रहे, तो वो अपन ने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी एनर्जी उसमें झोंक दी, लेकिन ब्लॉक नहीं मूव करेगा, उसका मास ज्यादा, उसको ज्यादा न्यूटन का फोर्स चाहिए। 110 से ज्यादा का दोगे तो वो अपनी तरह से पलट जाएगा या आगे बढ़ जाएगा। अगर फ्रिक्शन का इसमें रोल है, अगर फ्रिक्शन होगा तो हल्का सा फोर्स लगाओगे तो स्मूथ होने की वजह से आगे बढ़ जाएगा। तो जनरली दिस इज योर फोर्स, है ना। इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं बता दूं आपको। ये तो लिख लीजिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड भी हो, साथ में डायरेक्शन हो। वेक्टर कैसे कि हमें पता है ये 100 न्यूटन फोर्स हमें इस डायरेक्शन में लगाना है, इस डायरेक्शन में लगाना है। ओके, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी लगा दे 100 न्यूटन का और कहीं भी बॉडी जा रही है ये, और ये कोई
मैजिक थोड़ी ना, नहीं, जिधर हमको डायरेक्शन देगी उधर ही तो लगाना हमको फोर्स। अपोजिट में लगा सकते हैं। मान ले ये ब्लॉक दीवार के सहारे रखा हो, तो अगर हम इस पे 100 का लगाएंगे तो ये हमसे भी 100 लगाएगी। थर्ड लॉ है न्यूटन का। इफेक्ट क्या होंगे? चेंज द स्पीड, कार आ रही है, हम इस पे कोई फोर्स लगाएं। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो एक फोर्स ही होता, फ्रिक्शन फोर्स होता वो, तो वो रुकेगी, एक्सेलरेट करेगी धीरे धीरे, इसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। चेंज द स्पीड, ये इफेक्ट है ना, इसीलिए में हमेशा में कुछ कंट्रोवर्सी होती है कि हम क्या चीज हो सकती है, क्या चीज होने वाली है, या क्या चीज होगी, जिसपे हम श्योर डिफाइन होगी ये होगी तो होगी। स्पीड चेंज भी हो सकती है। चेंज द, और भी क्या क्या में, और क्या क्या चेंज चेंज मतलब अपन उसमें कर सकते हैं भाई। हम इसकी अगर जैसे मान लो गाड़ी आ रही है कोई, और सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जब मतलब जैसे अपन जब ज़्यादा स्टीयरिंग घुमा दे ब्रेक लगा के या क्लच लगा के, जो भी अपन अपने जैसा तरीका होता है गाड़ी चलाने का, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। गाड़ी इधर जा रही होगी इधर चली जाएगी, ऐसे टर्न ले जाएगी इस टाइप से। गॉट इट? तो ये ऐसे चली जाएगी। में चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो, डायरेक्शन ऑफ मोशन। थर्ड, चेंज बोथ, स्पीड भी चेंज कर दे। और इसका एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि अपन जो फोर्स का एप्लीकेशन है वो भी अपन इसके थ्रू चेंज हो सकता है। जो फोर्स का एप्लीकेशन होगा वो भी चेंज हो सकता है। ओके, आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं आगे कराता हूँ आपका। ये तो हो गया फोर्स। दुनिया में, यूनिवर्स में, गैलेक्सी में, आप जो भी अपनी भाषा में समझना चाहें, फोर्स होते कितने प्रकार के हैं आप जानते होंगे, दो ही पढ़े होंगे, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नहीं और भी छोटे छोटे फोर्स हैं जो जिसके ऊपर पूरी पूरी गैलेक्सी आधारित है। काफी छोटे छोटे फोर्स हैं। यस, आज गर्मी बहुत है। यस, सॉरी, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे अपन। टाइप्स ऑफ फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते होंगे, आपने पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े हो शायद। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बताओगे कोई मुझे? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ओके, चलिए इससे पहले आपकी एक चीज छोटी सी और है, वो बता दूं, आपको काम आएगी। टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ने से पहले आपने फोर्स अभी तक पढ़ा कि वो यूनिट वेक्टर वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है? भाई फोर्स अगर इतना इन डिटेल में पढ़ रहे हैं तो फोर्स का फॉर्मूला भी बनेगा ना। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम ए, ये आगे प्रूव भी करेंगे अपन। तो यूनिट क्या होगी इसकी? मास होता है केजी में, एक्सीलरेटर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी। डायमेंशन फॉर्मूला, केजी को मास एम और मीटर पर सेकंड का एन t-2। ठीक है, बेसिक सी बात थी। आपने 12th का अगर टॉपिक पढ़ा होगा या पढ़ोगे जब भी, तो उसमें ये चीज़ पहले चैप्टर में बताई जाएगी आपको, यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है। ओके, फोर्स के लिए अपन को चाहिए क्या क्या, कि जब अपन का कोई फोर्स वर्क करे
उसके लिए क्या क्या चाहिए अब उनको, मैग्नीट्यूड, कितने न्यूटन का फोर्स है, बी रिक्वायर मैग्नीट्यूड, और दूसरा डायरेक्शन, किस दिशा में लगाना। दो ही चीजें हैं, तभी तो ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जब दोनों मिलके, जब दोनों चीजें की जरूरत है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी ने यहाँ इससे डिफाइन कर दिया, इन दोनों ने उससे डिफाइन कर दिया, इसकी कॉन्ट्रोवर्सी होगी। सो अब पढ़ते हैं इसको, ये होते कितने प्रकार के हैं। है ना, पढ़ते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, मैं डायरेक्टली लिखा हूँ। टाइप्स ऑफ फोर्स, पहला इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स, तीसरा न्यूक्लियर फोर्स, चौथा ग्रेविटेशनल फोर्स, इनको छोटे छोटे में डिफाइन कर देंगे बिल्कुल अपन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, सोचिए पहले आप, बिल्कुल सोचिए गहराई से। चलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग पॉज करके सोचिए जरूर लगे वीडियो को। हर टॉपिक में लॉजिक है, हर टॉपिक में लॉजिक, आप उसको बस डीपली सोचिए, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। फिर ये एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल से तक, वन पार्टिकल टू अदर पार्टिकल के बीच में जब अट्रैक्शन होता है, लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, न्यूट्रॉन, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल के बीच में ही लगता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसका नाम ही है कि उसका बिहेवियर बहुत छोटा होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स 1 2 3 4, ये 4 प्रकार के होते हैं, ओ सॉरी 3 के होते हैं, आई एम सो सॉरी, दिस इज ऑफ 3 टाइप्स। टेंशन, फ्रिक्शन, एक और बताइए, 2 मैं लिखूंगा, हर चीज का एक तो छोड़ूंगा ही मैं, आपको थोड़ा सोचना भी तो पड़े, पॉज करके सोचिए आप इसको, मैं बता दे रहा हूँ। नॉर्मल फोर्स भी तो एक फोर्स होता है। हर जो अपन ने 10th में पढ़ा वो जनरली सारे केसेस लेते हैं 10th में, आपको आप जानते हैं हल्का वेटेज रहता है चैप्टर का, तो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाते हैं, थोड़ा सा मतलब जितना आपको जरूरी है उतना पूरा पढ़ा देते हैं। बाकी फिर अगली क्लास 11th में या 12th में, 12th के बाद भी, अब जैसे आप जो 12th में पढ़ रहे हैं वो आपको जरूरी नहीं 12th में पूरा सफिशिएंट पढ़ा दिया उसको, नहीं। अभी न्यूटन की बहुत सारी थ्योरी मिलेगी आपको, बीए बीटेक या बीएससी जो भी आप करेंगे उसमें इन डिटेल उस थ्योरी की बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको विजुलाइज कराया जाएगा आपको कॉलेज में, या कोई कॉलेज वगैरह में आप एडमिशन लेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, ये छोटे से छोटे पार्टिकल के बीच में लगता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी होता है। अट्रैक्टिव मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बीच में, रिपल्सिव कब होगा, इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, ये ओके गाइस, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है इसका नेचर, है ना। तो इस फोर्स को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसको एक मीडियम की आवश्यकता, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। नेचर ऑफ मीडियम कैसा होना चाहिए, वैक्यूम में तो चलेगा ही नहीं, इसका मतलब समझ सकते हो आप। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और सेकंड वाला अपन समझते हैं,
इसको 3 को बाद में रखेंगे। पहले चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को कर लेते हैं। ये एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच भी लग सकता है। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। एक हेवनली बॉडी यहाँ रखी है, दूसरी इस कोने में रखी है, फिर भी लगेगा। आप बॉडी पे नीचे पुश कर रहे हैं धरती पे, तो आपको बदले में रिएक्शन भी तो दे रही है। आप अर्थ पे क्यों टिके हैं? ड्यू टू दिस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमेशा आपको जी तो लगेगा, नॉर्मली लगेगा और जी लगेगा। इसीलिए जैसे अपन लोग मान के भी चलते हैं कि अपना चंद्रमा पे 1/6 कम हो जाता है, वेट कम होता है। वेट अलग चीज होती है, मास अलग चीज होती है, फोर्स अलग चीज होती है। वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, मास की केजी होती है। पानी पी लो भाई। तो कैमरे के देख तो कैमरा पे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना। ओके फाइन, ठीक है, यस थोड़ा इधर, हाँ अब ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ तो क्या पढ़ा था मैं आपको? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स इससे भी स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन ये भी कोई अपने आप में एक जनरली स्ट्रॉन्ग ही होगा जब इतनी हेवनली बॉडीज को आपस में अटैक करता है। आपको पता होगा ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर रूल। अभी मुझे साइंटिस्ट का नाम तो नहीं याद है, लेकिन ये फॉलो करता है। वो क्या होता है, 1/r² के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला एक आपने देखा होगा कि जो ये जी बनेगा, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका होता है सॉरी फॉर्मूला जो डायरेक्ट बनेगा जो Gm1m2/r², राइट। जो इसका फोर्स लगेगा, जनरली है तो फोर्स ही है। तो ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये बड़ा जी होता है, छोटा जी होता है वो होता है ग्रेविटी। एक्सीलरेशन होता है वो ग्रेविटी का, जब उनको नीचे कितने से धकेल रहा है वो या खींच रहा है। तो जनरली ये फॉर्मूला आपने इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी बनाई है, डायमेंशन फॉर्मूला। और ये कब होता है आपको पता होगा कि जब अर्थ, जैसे एक ही एग्जांपल इसका जनरली सबसे बेसिक सा और सबसे जाना माना एग्जांपल है कि जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करती है अपन को धरती पे। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं डाल ही देता हूँ उनको, राइट। और न्यूक्लियर फोर्स, ओके। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, और ये न्यूक्लियंस के बीच में लगता है। न्यूक्लियस मतलब एटम, न्यूक्लियस। इसमें जो P+E ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो होता है न्यूक्लियंस। साफ करना पड़ेगा थोड़ा, राइट। न्यूक्लियस जो होता है वो N+P, और ये पूरा मान लीजिए एटम है आपका। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब एक साथ इतनी स्ट्रांगली बाइंडेड करता है, तो वो क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये बहुत स्ट्रांग होता है। जब ये ब्रेक होता है तो एक्सप्लोजन की तरह होता है, कोई ऐसे नहीं कि बॉम्ब टूट गया, नहीं, बहुत बड़ा धमाका होता है। अगर ये न्यूक्लियर फोर्स जब जनरेट होता है, तो मतलब कहीं भी अगर एक्सप्लोजन हो रहा है, जैसे सोडियम को आप हेयर में रख दो, ब्लास्ट होगा वहाँ पे। तो न्यूक्लियर फोर्स, इससे न्यूक्लियर वेपन वगैरह बनाए जाते हैं ना। आप जानते हो, बढ़िया अच्छे से जानते हो कि न्यूक्लियर वेपन वगैरह क्यों, मतलब इससे कैसे बनते हैं, या चेन रिएक्शन वगैरह आपने पढ़ी होगी, है ना।
तो बस ये इसमें इतना ही है कि भाई न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में ही लगता है ये फोर्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करने के लिए। चौथा हम पढ़ेंगे कांटेक्ट फोर्स। ये 3 प्रकार के होते हैं और इसी का चैप्टर में यूज है। टेंशन, आप समझ सकते हैं, दिमाग वाली टेंशन नहीं, दैट इज नॉट अप्लाइड हियर। टेंशन क्या है कि एक रस्सी है, ऊपर हिंज है, हिंज बोले तो बंधी हुई है, एक कोई बंदा यहाँ पे खींच रहा है इसको, है ना। तो जब वो नीचे की तरफ खींचेगा तो इसमें टेंशन क्रिएट होगा, तनाव, वही टेंशन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स कि ये रोड है, स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन लेवल होगी, यहाँ पे कोई स्मूथ है ही नहीं। गाड़ी जा रही है, गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी क्यों मूव कर रही है? अगर रोड स्मूथ होगी तो गाड़ी के टायर अपनी जगह पे घूमेंगे, राइट। ज़्यादा अच्छी नहीं बनी। तो गाड़ी के टायर अपनी जगह पे स्मूथली मूव करते रहेंगे, देयर इज नो फ्रिक्शन, नो मूवमेंट, नो मोशन, नो मोशन, देन व्हाई द गाड़ी, व्हाई द वैन पुश फॉरवर्ड या पुल फॉरवर्ड, नथिंग हियर। द फ्रिक्शन इज द कॉफी म्यू, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है म्यू वर्क करता है यहाँ पे। जितना गाड़ी आगे फोर्स लगाएगी म्यू उतना उसको रोकेगा, रोकेगा तो इनके बीच में पकड़ अच्छी होगी, पकड़ अच्छी होगी तो टायर जल्दी, जितना ज़्यादा घूमेगा उतनी जल्दी आगे जाएगी। दैट इज द वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो, है ना। क्वेश्चन भी इसके हो जाएंगे, कराऊंगा तो भाई, ज़्यादा लंबा नहीं करना वीडियो। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स भी ऐसे ही होता है। नॉर्मल फोर्स ये क्या होता है? ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, आपको पता होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हम इस सरफेस पे खड़े हैं, अगर हम इस पे लगाएंगे तो ये हम पे लगाएगी, थर्ड लॉ, ऑन एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पे ब्लॉक रखा है, तो ब्लॉक इस पे ऐसे लगाएगा, ये नॉर्मल इसका ऐसे होगा, राइट। हम कोई, ये दीवार है एक, इसके सारे में ब्लॉक रख दें, अगर हम इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, दीवार हमें बदले में 10 न्यूटन देगी, है ना। दो कंबाइंड सिस्टम का अभी हम बताएंगे आगे, अभी इतना केवल जनरली समझ लीजिए कि होता क्या है। ये एग्जांपल से ही समझ आ जाएगा, इसकी कोई डेफिनेशन जरूरी नहीं है आपको। तो इसका एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग, ओके। क्वेश्चन चलिए नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोग करिए, इसको सॉल्व करिए, पॉज करके वीडियो को सॉल्व करिए। क्वेश्चन ये है कि एक यही बना लेते, चलिए ये सरफेस है रफ, एक ब्लॉक रखा है यहाँ पे, एक ये ब्लॉक रखा है, ये 10 kg है और ये 20 kg है। इस पे हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, राइट। इस पे हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक इधर से फोर्स लग रहा है, ये इस पे ये नॉर्मल लगेगा तो ये इधर से 30 डिग्री का एंगल बनेगा, एक 30 डिग्री पे फोर्स और लगा दे 50 न्यूटन का, ओके। इधर से 100 न्यूटन का लग रहा, उधर से 50 का लगा रहे, तो आपको बताना है कि कांटेक्ट फोर्स निकालना है, तो आपको फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन
टू ब्लॉक। दूसरा नॉर्मल निकालना है आपको, है ना? देख लेता हूँ, बहुत चेक कर लो। हाँ नॉर्मल मतलब ये सब ये पूछ रहा है उसमें कि सरफेस कितना फोर्स लगा, यानी नॉर्मल, फाइंड नॉर्मल। ओके चलिए इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसका। एक पहले तो ये ट्रिक होती है, इसका मतलब ट्रिक क्या है, मेथड ही होता है। पहले जिस चीज पे पूछे उसका फ्री बॉडी एफबीडी बनाइए। तो पहले 10 kg का एफबीडी बना लेते हैं हम। ये 10 kg ब्लॉक है, 100 इधर लग रहा है, नीचे 10 g लगेगा। आप वीडियो को पॉज करके सोल्व करिए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट। ओके तो नॉर्मल ऊपर लगेगा, एक इधर से लगेगा, N1 मान लेते, ये N2 है ना। तो ठीक है, N1 की वैल्यू कितनी होगी डायरेक्ट 100 न्यूटन। N2 कितना हो गया भाई, जितना इधर से आ रहा है उतना ही तो होगा, इक्वल होगा तभी तो कैंसिल आउट होगा। तो ये भी 100 न्यूटन हो गया, बस खत्म। ये N2 का एग्जांपल तो आ गया। ठीक है ना। दूसरा इधर करते हैं चाहे, चलिए इधर थोड़ा इरेज कर लेते इसको। ट्वेंटी के जी का एफबीडी बनाइए। नीचे लगेगा 20 g, ऊपर नॉर्मल, और ये फोर्स इधर से लग रहा आपने देखा था 30 डिग्री एंगल पे 50 न्यूटन का। ये बॉल लगाएगी इधर इस पे, ये N3 ये निकालना है ना। तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं ना, नहीं कर सकते क्या भाई? इधर निकाल लिया था अपन ने, वैल्यू लिख दें इसकी ना, N1 इक्वल टू 100, N2 इक्वल टू 100 न्यूटन। कर लिया ना ये। चलिए इसको देखते हैं, जो N2 है यहाँ पे, ये वाला N2 इधर लग रहा, यानी कि ये जो ब्लॉक इधर रखा है ये N2 इधर लगा रहा था, तो इधर भी तो उल्टा लगेगा। तो जो अब इधर ये वाला मतलब 10 kg वाला ब्लॉक इस पे जो लगाएगा वो N2 के फॉर्म में लगाएगा, क्योंकि कोई बीच में और कुछ तो है नहीं। तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अपोजिट में 50, ये इधर कॉस होगा तो इधर ये साइन होगा, 50 साइन 30, है ना। चेक कर लीजिए, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी, 50 cos 30 होगा था, सॉरी cos 30 है ना, सॉरी है ना। व्हाट आई एम डूइंग नाउ, सही तो लिखा था यार, क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ अपने क्वेश्चन में। N इक्वल टू 50 साइन 30 प्लस एक फोर्स और इसमें एग्जर्ट होगा, N3 ऐड हो रहा है आपको नहीं अरे भाई ये एक नॉर्मल वाला और ये एक ये N3, तो N3 भी तो ऐड होगा भाई। तो N3 की वैल्यू निकाल लीजिए आप, यहाँ से N3 की वैल्यू निकल आएगी। N2 कितना है अपना 100 है, माइनस 50 इंटू साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2। नहीं कर पाएंगे, 75 आंसर आ रहा भैया, यहाँ से 25 कटेगा 175 न्यूटन जो N3 की वैल्यू है वो होगी।
है ना। अब N4 भी अभी एक और वीडियो बनाएंगे तो उसमें N4 भी डालेंगे। N4 अभी ये दूसरा निकाल लेना नॉर्मल, तो इसका N4 ये मान तो रहे, पर ये N4 की वैल्यू अपन निकालते, पहले इसको इरेज कर ले, थोड़ा गंदा लग रहा है। N4 की वैल्यू क्या होगी, एक तो 20G सीधा सीधा नीचे लग रहा, 20 × 10 है ना, ये हो जाएगा कितना 200 न्यूटन। ये कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। तो N4 की वैल्यू को N3 cos 30, यस। ये जो है ये भी तो लगेगा ऊपर की ओर भैया, आप ध्यान नहीं देते। 50 cos 30 cos 30 यानी कि 1/2। गलत गलत गलत, √3/2 होती है भैया, है ना। सीधे ये डायरेक्ट ऐड कीजिए ना इसको, तो ये कुछ आंसर आएगा आपका 243 पॉइंट समथिंग। मैं देख लेंगे, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। यस 243.30 न्यूटन। सॉल्व कीजिए। ओके, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। मैं चलिए आप इसे नोट कर लीजिए और पास करके नोट कर लेना। तो क्या हुआ, एक ही क्वेश्चन इसका कराऊंगा, अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो इसका एक और क्वेश्चन करा देते हैं, मेरे को लग रहा है ऐसा एक क्वेश्चन और कराने की जरूरत है, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। क्वेश्चन 2 है, एक स्पीयर है, राइट, रेडियस 5 है इसकी, और ये यहाँ पे ऐसे रखा है, एक इस जगह टच हो रहा है, एक इस जगह, यहाँ से ये 3 है मीटर या सेंटीमीटर मानिए कुछ भी, और इससे इसकी दूरी ये, और ये इसकी दूरी है जो ये 1 है, राइट। ओके, तो अगर ये टेबल टाइप का है ना, इस तरह की टेबल ही है ये ऐसी, है ना। तो इस तरह की टेबल है जैसे मान लो, तो आप जानते हैं इस पे इस टाइप के, और इसका वेट कितना है 10 kg, 10 kg, तो नीचे ही 10G लगेगा। ये तो आपको यहाँ से तुरंत पता करना। स्पेयर में हमेशा सेंटर ऑफ मास अंदर होता है, तो फोर्स इस तरह से लगेंगे। ये इसका डायमीटर ले लेगा, है ना, इस तरह से फोर्स लगेंगे। तो आपको नॉर्मल निकालना है इसका, नॉर्मल, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ स्फीयर। दोनों जगह भाई, इसका नेट ही तो निकलोगे, इसका नेट निकालना पड़ेगा आपको जो नॉर्मल निकलेगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। चलिए टाइम देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, मैं सॉल्व करता हूँ। पहले तो इसका एफबीडी बना दीजिए। ये पॉइंट है एक सेंटर, ये इसके नॉर्मल जा रहे, ये एंगल 37 है, ये 53 है, निकाल लोगे इससे। ये 3 है, ये इतना 3 है इसका, तो ये 4 होगा, ये 5 है ही, ये 4 होगा। ऐसे ही इसका ये अगर 4 है तो ये 3 होगा, ये 5 होगा। इससे एंगल निकालेंगे, आपके थीटा निकालेंगे। नॉर्मल जाएगा इस टाइप से, राइट।
नीचे 10g है इसके। प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को बस फटाफट। इसके एक्स एक्सिस में निकाल लीजिए पहले, फिर वाई एक्सिस में निकाल लीजिए ऊपर से। बस उनको इक्विवेलेंट फॉर्म में, जब पोजीशन इसकी इक्विवेलेंट में तो सारे इक्वल होंगे। चलिए मैं इसके लिख देता हूँ कंपोनेंट। इसके कंपोनेंट ये होगा, मान लो ये n1 है, ये n2 है, तो ये n1 cos 53 होगा। n1 cos 53 इक्वल टू किसके होगा, n2 sin n2 cos 37, n2 cos 37 tan g किसके बराबर होगा, यानी कि 100 न्यूटन किसके बराबर होगा, नॉर्मल के बराबर। नॉर्मल वो किसके बराबर होगा, n1 sin 53 प्लस n2 sin 37। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से यार, अब इतना आप लोग सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। नहीं करना पड़ेगा लगता मुझे, फिर इसको आगे लिखते हैं ऊपर। cos 53 की वैल्यू क्या होती है, निकालो भैया, 13 3 4 5। अब भैया इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ये 37 होता था 3 4 5 3/5, तो 3n1/5 3n1/5 इक्वल टू क्या होगा, cos 37 4n2/5। ऐसे इसकी बनेगी sin 53 है ना, तो 4n1/5 प्लस 3n2/5 इक्वल टू 100 न्यूटन। ये 500 हो जाएगा, तो 4n1 प्लस 3n2 इक्वल टू 500। एक इसकी इक्वेशन बनेगी, ये फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए, इसको आंसर आ जाएगा आपके पास। ओके, n1 80 निकलेगा और n2 60 निकलेगा। अब इसका ये नॉर्मल जो रिएक्शन होगी बस। ओके, क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी कि क्वेश्चन पूछा क्या, हमसे नॉर्मल निकालना है लेकिन नेट। ओके, टेंशन का केस भी जस्ट ऐसा ही होता थोड़ा बहुत। मान लीजिए अपने टेंशन के क्वेश्चन स्ट्रिंग वाले में कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक रखा है ना, 10 kg का सरफेस रखा है, इस पे नीचे 10g। अपन इसको इस तरह से खींच रहे हैं, है ना, तो t इधर लगेगा, इसका नॉर्मल ही होगा, ये 30 डिग्री का एंगल है। तो टेंशन कितना आएगा इसमें, t प्लस नहीं t cos 30 इक्वल टू t cos 30 इक्वल टू 100। cos 30 वैल्यू क्या होती है, √3/2। चलिए इसको 60 कर लेते हैं, है ना, सिंपल होगा थोड़ा। 60 डिग्री पे लगा रहे 1/2, तो 200 टेंशन हो जाएगा 200 न्यूटन का। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और भी होते हैं। नीचे mg, t का फॉर्मूला ही होता है। टेंशन क्या होता है, नॉर्मल का ही केस होता है। mg फॉर्मूला t इक्वल टू mg इसका फॉर्मूला होता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बहुत बहुत ही बेसिक सा ये था। ऐसे ही फ्रिक्शनल फोर्स के केस में भी हो जाएगा कि इधर कार जा रही है, म्यू इधर लग रहा है, तो जितना म्यू लगेगा उतना आगे फोर्स लगेगा, है ना। ये म्यू भी जो जैसे फ्रिक्शन होता है, ये दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन जब होता है कि बस मोशन चलने ही वाला है, लिमिटिंग अमाउंट में होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे मान लीजिए ये पहिया है, ये इधर जा रहा है ना, तो पहले तो फोर्स पीछे लगता रहेगा इसको रोकने के लिए, सॉरी पहले इधर लगेगा, है ना, इस साइड। जैसे ही बॉडी मूव करने लगेगी, सॉरी फ्रिक्शन पहुंच के इधर आ जाएगा।
तो इस तरह से फ्रिक्शन का भी केस खत्म होता है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बस सिंपल से थोड़ा है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये आप सब पढ़े हुए हैं 10th में। ओके, मैं थोड़ा पानी पी लूँ और ये वीडियो तो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, तो इसके बाद फिर मैं न्यूटन्स के लॉ बताऊंगा अगली वीडियो में आपको। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं, हो नहीं पाएगा फिर, काफ़ी लेंदी हो जाएगा फिर वीडियो, 1 से 1.5 घंटे का। तो मैं जो न्यूटन्स के लॉ हैं, जो उसने लॉ दिए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के टॉपिक में इतना ही कवर कर दिया। फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, फोर्स के बारे में मैंने आपको इन डिटेल सब कुछ बता दिया, कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ यूज होता है, उनके क्वेश्चन वगैरह आपको सब कुछ करके दिखा दिया मैंने, है ना। तो वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे, और आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए अपने हाथ से। जो मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ वो आप अपने खुद से कॉपी पेन निकाल के रखा कीजिए। जैसे मैं वीडियो ऑन करता हूँ तो उससे क्या होता है, आप अगर अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी। कुछ मैं यहाँ पे हिंट पॉइंट लिखाता हूँ, वो आप टॉप ऑफ द कॉर्नर जो ऊपर स्लेस रहता है उस पर आप नोट कर लीजिए, जिससे जैसे आप पेज खोलेंगे तो वह तुरंत आपको दिखेगा कि यस दिस इज द हिंट पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसमें स्टार बना, ऐसे कलरफुल जो पेन होते हैं वो आप यूज़ कर लिया करो कि यस दिस इज इम्पोर्टेंट, देन आई कैन राइट इट विद रेड पेन, ब्लू पेन या ग्रीन पेन, अदरवाइज व्हाट यू कैन यूज। ओके, तो वीडियो को उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को चैनल में जो बेल आइकन है सब्सक्रिप्शन के बगल में, वो आप प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे हमारी सारी न्यू अपकमिंग वीडियो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। उस पर बेल आइकन का यही फ़ायदा होता है कि मैं कुछ भी नई वीडियो या कुछ भी नए मोटिवेशन एक अगर मैं डालूंगा वीडियो में चैनल पे, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। आप उससे कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें ऐसे